श्री गुरुभ्यो नमः। अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वं प्रमात्वं। ग्रंथकार प्रमाण का निरूपण प्रसंग में प्रमा का निरूपण करना चाहिए, यह अभिप्राय हमने कल प्रस्तुत किया। न गृहीत विशेषणा बुद्धि विशेषम अवगाहते इत्यादि के द्वारा ग्रंथकार ने एक बात कही थी कि स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम, प्रमात्व के लक्षण की स्मृति ज्ञान में व्यावृत्ति हो जाए, इसके लिए हमें कैसा प्रमा का लक्षण बताना है। तो अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व ऐसा कहा। इसका मतलब यह हुआ कि एतादृश प्रमा की उत्पत्ति जिससे होती है हम उसको प्रमाण कहेंगे। एतादृश प्रमा स्वरूप स्मृति ज्ञान नहीं है, अतः तत्करण संस्कार में प्रमाणांतरत्वापत्ति नहीं आएगी। यह भी ग्रंथकार स्पष्ट किए। अब लिख रहे हैं स्मृति साधारणंतु अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम्। यदा जब हमें स्मृति में भी प्रमात्व का व्यवहार करना है, प्रमात्मक स्मृति ऐसा व्यवहार करना है, उसके लिए ग्रंथकार लिख रहे हैं स्मृति साधारणंतु अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम्। अबाधितत्वम अनधिगतत्वम एतदुभयमपि अर्थे विशेषणम अस्ति। ये दोनों अर्थ में ही विशेषण दिया था। जब अनधिगत पद अर्थ में अनधिगत ऐसा विशेषण दिए थे तो स्मृति की व्यावृत्ति हो गई थी। अतः तद्वारक विशेषण अर्थात स्मृतौ प्रमात्व वारक विशेषण जो था अनधिगत, हम केवल उसको हटा लेंगे तो कितना लक्षण होगा? अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व। अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व रूप प्रमात्व जब इतना ही लक्षण करेंगे तो वह लक्षण स्मृति साधारण है। स्मृति साधारण का तात्पर्य यह है कि स्मृति ज्ञान साधारण प्रमात्व है, अर्थात इयं स्मृति ही प्रमा इत्याकारक व्यवहार हो जाए, इसके लिए यह लक्षण बताए। टीकाकार एक और विषय का चिंतन किए हैं कि यदि प्रमात्व का लक्षण स्मृति में भी चला गया तो क्या होगा कि अब तत्करण को हम प्रमाण क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये जो दूसरा लक्षण है प्रमात्व का, प्रमा का जो दूसरा लक्षण है अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व रूप, ये लक्षण तो यह प्रमा लक्षण तो स्मृति में भी जा रहा है, स्मृति ज्ञान में भी जा रहा है। उसका करण कौन है? संस्कार। तत्करण संस्कार। तो संस्कार में प्रमाणांतरत्व का व्यवहार क्यों नहीं होता है? इसके लिए टीकाकार एक वारण देते हैं कि व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। लक्षण के दो प्रयोजन हैं, एक व्यावृत्ति और एक व्यवहार। व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम, ये जो दोनों प्रयोजन हैं, यह दो प्रयोजन हमारे पहले लक्षण में स्पष्ट है। एक व्यावृत्ति भी हो रही है। किसकी व्यावृत्ति? तो व्यावृत्ति प्रथम लक्षण दृष्टया स्मृति ज्ञान की व्यावृत्ति हो रही है, और अयं घटः इत्यादि व्यवहार भी हो रहा है, प्रमात्व व्यवहार भी हो रहा है। इसलिए प्रथम लक्षण में तो व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम, यह जो प्रमात्व का लक्षण किया हमने, उसमें ये दोनों प्रयोजन जा रहे हैं। उसी प्रकार हमें व्यावृत्ति ही अथवा व्यवहार, यह दो प्रयोजन हैं। उसमें से हमें जब केवल व्यवहार रूप प्रयोजन कहना है, प्रमा के लक्षण का व्यवहार माने प्रमात्व का व्यवहार मात्र करना है, जब वही लक्षण का प्रयोजन होगा तब हमें
अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व, ऐसा प्रमात्व का लक्षण करना है। उस प्रमात्व के लक्षण में केवल किस अंश, प्रयोजन के किस अंश को रखना है? व्यवहार रूप प्रयोजन, व्यवहार रूप प्रयोजन को रखना है। तो व्यवहार रूप प्रयोजन अर्थात प्रमात्व व्यवहार रूप प्रयोजन तो स्मृति ज्ञान में है, तावदेव हमारा द्वितीय लक्षण में इष्ट है। इसलिए टीकाकार लिखते हैं, नहीं प्रवृत्त्यंग प्रामाण्यम इह निरूपणीयम, नहीं प्रमाण प्रवृत्त्यंगम इह प्रामाण्यम निरूपणीयम, नहीं प्रमाण प्रवृत्त्यंगमिह प्रामाण्यम निरूपणीयम। अर्थात हमारा ये जो दूसरा लक्षण है, यह दूसरा लक्षण जो प्रवृत्ति का अंगभूत है, प्रवृत्ति किसमें है? प्रमाण के निरूपण में हमारी प्रवृत्ति है। तदंगभूत जो प्रमा, उस तदंगभूत जो प्रमा अथवा प्रामाण्य, उसके लिए यह दूसरा लक्षण नहीं है, किंतु व्यवहार रूप भी एक लक्षण का प्रयोजन होता है। उसको ध्यान में रखते हुए स्मृति ज्ञान में प्रमात्व का व्यवहार मात्र हो जाए, इसके लिए यह दूसरा लक्षण है। तो नहीं प्रमाण प्रवृत्त्यंगमिह प्रामाण्यम, अर्थात प्रामाण्यम कीदृशम न निरूपणीयम, नाम द्वितीय लक्षण है। जो दूसरा लक्षण है अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व रूप, जो दूसरा प्रमा का लक्षण है, ये प्रमाण प्रवृत्त्यंग जो प्रामाण्य, उसके स्वरूप का निर्धारक यह दूसरा लक्षण नहीं है, किंतु व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम, इस बात को रखते हुए व्यवहार, प्रमात्व का व्यवहार कराने के लिए यह दूसरा लक्षण है। यह इसलिए संस्कार में प्रमाणांतरत्वापत्ति जो थी वह भी बाधित हो गई। इसका यह मतलब हुआ कि अब हमारा प्रमा का कैसा स्वरूप निष्पन्न हुआ? जो इष्ट स्वरूप है, ग्रंथाभिमत जो संप्रदायाभिमत जो प्रमात्व का स्वरूप है वह कैसा है? अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व, यह प्रमा का स्वरूप है। अब ग्रंथकार इसमें दल सार्थक्य स्वयं प्रस्तुत करेंगे, इसके लिए हमें अतिरिक्त चिंतन नहीं करना है। एक दूसरा, यथाश्रुत लक्षण की भी कहीं अव्याप्ति ग्रंथकार के मन में है। ग्रंथकार उस अव्याप्ति को न दिखला करके केवल कितना लिखे हैं? तो लिख रहे हैं, निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धेरपि पूर्व ज्ञान विषय तत्तत् क्षण विशेष विशिष्ट विषयत्वेन न तत्र अव्याप्ति। ऐसा है। परमत में अर्थात नैयायिक आदि में, नैयायिकों ने क्या स्वीकृत किया है? योग्य विभु विशेष गुणानाम स्वोत्तरवर्ती गुण नास्यत्व नियमः। एक दूसरा, इस नियम को मन में रखते हुए नैयायिक लोग ज्ञान को क्या मानते हैं? तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व मानते हैं। तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व माने क्या? तो प्रथम क्षण में ज्ञान उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में स्थित रहा और तृतीय क्षण में ध्वंस हुआ उस ज्ञान का। इसलिए उस ज्ञान में तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व आ गया। क्यों? वो नियमानुरोधात् स्वोत्तर योग्य विभु विशेष गुणानाम, विभु विशेष गुणम किमस्ति? ज्ञान रूपम गुणमस्ति, तस्य च स्वोत्तरवर्ती गुण नास्यत्व नियमः। वह उत्तर नाश करेगा और उत्पन्न करेगा, ऐसा नियम है। तो ज्ञान कैसा होता है? हमेशा तृतीय क्षण ध्वंस का प्रतियोगी होता है। यह एक सिद्धांत है नैयायिकों का। अब यह रखते हुए, यह मन में रखते हुए एक स्थिति बतला रहे हैं। एक धारावाहिक बुद्धि अर्थात धारावाहिक ज्ञान, ऐसा एक ज्ञान है। धारावाहिक ज्ञान माने क्या? माने ये, आपने एक घट को देखा, उस घट को कुछ दीर्घ काल पर्यंत आप देख रहे हैं, तो वहां पर नैयायिकों के हिसाब से
कई सारे ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, ये प्रक्रिया है। अब तो दीर्घ काल अर्थात निरंतर जब हम घट को देख रहे हैं, उस बुद्धि वहां पर भी अयं घटा ये ज्ञान बार बार उत्पन्न हो रहा है, तो देखते हुए घट को हम कुछ 5 मिनट तक हम उस घड़े को देखते हुए अयं घटा ये ज्ञान कह रहे हैं, तो वह उस समय भी कैसा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है? अयं घटा यह ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। उस बुद्धि को, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? धारावाहिक बुद्धि ऐसा कहते हैं, जहां पर कुछ दीर्घ काल पर्यंत घट का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष रहता है और अयं घटा यह ज्ञान उत्पन्न होता है। उस बुद्धि को हम क्या कहते हैं? धारावाहिक बुद्धि ऐसा कहते हैं। अब नैयायिक का क्या आक्षेप है कि आपने क्या लक्षण किया है? अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम प्रमात्वम। जो अर्थ अनधिगत हो, जो अर्थ अबाधित हो, तदर्थ विषय के ज्ञान को आप प्रमा कहेंगे। हम आपसे पूछते हैं, चतुर्थ क्षण में जब आप घट को देख रहे हैं, चतुर्थ पंचमादि क्षण में जब आप घट को देख रहे हैं, उस समय चतुर्थ क्षण में घट रूप अर्थ अधिगत है कि अनधिगत है? तो नैयायिक तो यही कहेगा कि अनधिगत, अधिगत ही है, क्योंकि प्रथम क्षण में घट ज्ञान उत्पन्न हो चुका है, तृतीय क्षण में नष्ट, द्वितीय क्षण में स्थित रहा है और तृतीय क्षण में नष्ट हुआ है, किंतु चतुर्थ क्षण में वह घट अधिगत ही मानना पड़ेगा। तो जब वह घट चतुर्थादि क्षण में अधिगत ही हो गया, तो अनधिगत अबाधित रूप जो प्रमा का लक्षण है, वो प्रमा का लक्षण पंचमादि क्षण में उत्पन्न जो घटक ज्ञान है, उस घटक ज्ञान में, पंचमादि क्षण में उत्पन्न जो घटक ज्ञान, उस घटक ज्ञान में अब प्रमात्व का लक्षण नहीं, इस प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा। पंचमादि क्षण में उत्पन्न जो घटक ज्ञान, वह घटक ज्ञान वस्तुतः कैसा है? अधिगत अर्थ विषयक पंचम क्षण में उत्पन्न घटक ज्ञान है। अब उस घटक ज्ञान में प्रमात्व लक्षण आपका नहीं जाएगा, क्योंकि आपका लक्षण कैसा है? अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व। पंचम क्षण उत्पन्न जो घटक ज्ञान है, वह घटक ज्ञान कैसा है? अधिगता अर्थ विषय ज्ञानत्व उसमें है। तो आपका जो मुख्य प्रमा का लक्षण है, उस प्रमा के लक्षण की अव्याप्ति हुई। कहा? पंचमादि क्षण में उत्पन्न घटक ज्ञान में। इस अव्याप्ति को मन में रखते हुए ग्रंथकार सीधा उत्तर दे रहे हैं। क्या? निरूपस्यापि कालस्य। ऐसा है, चक्षुरिंद्रियजन्य लौकिक सन्निकर्षेण प्रत्यक्षं प्रति, चक्षुरिंद्रियजन्य लौकिक सन्निकर्षेण प्रत्यक्षं प्रति उद्भूत रूप महत् परिमाण आलोक संयोगादिकम अपेक्षितम भवति। अर्थात जहां पर संयोगादि संबंधेन हम संयोग, संयुक्त, समवाय, संवेद, समवाय इत्यादि षड्विध सन्निकर्ष को लौकिक सन्निकर्ष ऐसा कहा जाता है। उन षड्विध सन्निकर्षों, वो सन्निकर्ष जहां पर व्यापार बनते हैं, उन सन्निकर्ष को के द्वारा, उन सन्निकर्ष के माध्यम से जहां पर चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष आदि होते हैं, वहां पर वस्तु में कैसा, क्या कार्य कारण भाव होना चाहिए? तो चक्षुर इंद्रिय का उस सन्निकर्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष होने के प्रति, प्रत्यक्ष के प्रति उस वस्तु में उद्भूत रूप चाहिए, महत् परिमाण चाहिए और आलोक संयोग चाहिए इत्यादि इत्यादि कारण चाहिए, इत्यादि सामग्रियों से विशिष्ट होना चाहिए उस वस्तु को। तब चक्षुर इंद्रिय का उस विषय के साथ संयोग होगा, तब वह अयं घटा इत्यादि प्रत्यक्ष उत्पन्न होंगे। इसलिए नैयायिक लोग काल को चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। महत् परिमाण होने पर भी
आलोक संयोग होने पर भी उसमें उद्भूत रूप नहीं है। इसलिए रूप न होने के कारण वह काल जो है वह प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों? वह निरूप है। किंतु सिद्धांत में निरूप काल का भी प्रत्यक्ष होता है। हम निरूप काल का प्रत्यक्ष मानते हैं। माने क्या? हम उनके कार्य कारण भाव में ही थोड़ा संकोच कर देंगे। उनका कार्य कारण भाव कैसा है कि चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नम प्रति, चक्षुरिंद्रिय से जहां पर प्रत्यक्ष होगा वहां पर उद्भूत रूप महत परिमाण आलोक संयोग उस वस्तु में चाहिए। वस्तुतः हम वेदांती उस कार्य कारण भाव को कैसे देखते हैं? वह कार्य कारण भाव केवल जहां पर चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष होगा, जहां पर चक्षुरिंद्रिय से ही प्रत्यक्ष होगा, वहां पर उन सामग्रियों की अपेक्षा है, वस्तु में उन सामग्रियों की अपेक्षा है। अर्थात जहां पर केवल चक्षुरिंद्रिय से हम प्रत्यक्ष का विषयता मानते हैं जिन घटपट आदि में, उन घटपट आदियों को वैसा होना चाहिए। अर्थात उनमें उद्भूत रूप होना चाहिए, आलोक संयोग होना चाहिए, महत परिमाण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो केवल चक्षुरिंद्रिय से ही उनका प्रत्यक्ष नैयायिक मानते हैं। किंतु काल कैसा है? काल सभी इंद्रियों का विषय है। तो जो सभी इंद्रियों का विषय बनता है उनमें उद्भूत रूप महत परिमाण आलोक संयोग आदि की अपेक्षा नहीं है। इसीलिए केवल जहां चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष होगा वहां पर उद्भूत रूप महत परिमाण आलोक संयोग चाहिए। किंतु जहां पर वस्तु सभी इंद्रिय मात्र का विषय है वहां पर ऐसा कोई कार्य कारण भाव नहीं है। इसलिए उनका कार्य कारण भाव तो ठीक है, किंतु वह केवल वस्तु जहां पर चक्षुर इंद्रिय का विषय बनती है वहां पर वो कार्य कारण भाव चरितार्थ है। हम क्या कर रहे हैं? काल को इंद्रिय मात्र का वेद्य मानते हैं। चक्षुर इंद्रिय से, त्वग इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, रसन इंद्रिय से, सभी इंद्रियों से काल को हम विषय बनाते हैं, काल का प्रत्यक्ष मानते हैं। तो जब काल का प्रत्यक्ष सभी इंद्रियों से है तो केवल चक्षुर इंद्रिय से का जो कार्य कारण भाव है, चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष होने पर वस्तु में इन सामग्रियों की अपेक्षा है इत्यादि रूप जो कार्य कारण भाव है वह कार्य कारण भाव यहां पर नहीं लगेगा। यह बात स्पष्ट हुई। अब काल का प्रत्यक्ष सभी इंद्रियों से मानते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? काल का प्रत्यक्ष माने क्या? काल का प्रत्यक्ष माने वस्तु की वर्तमान कालिकी सत्ता। यदि वस्तु की वर्तमान कालिकी सत्ता का बोध हो रहा है तो वहां पर वह काल का प्रत्यक्ष हो रहा है, हम ऐसा मानते हैं। तो काल का प्रत्यक्ष माने क्या? कि वस्तु की वर्तमान कालिकी सत्ता का प्रत्यक्ष। तो वर्तमान कालिक प्रत्यक्ष के लिए तो यदि गंध का घ्राण इंद्रिय से गंध का प्रत्यक्ष हो रहा है, माने क्या? कि वर्तमान तया गंध का प्रत्यक्ष हो, वर्तमान काल विशिष्ट गंध का प्रत्यक्ष हो रहा है। तो हमेशा वह गंधादि अथवा घटादि कैसे हुए? वर्तमान काल विशिष्ट घट का प्रत्यक्ष हो रहा है। इदानीं घटः, इस प्रत्यक्ष को हम कैसे देखेंगे? वर्तमान काल विशिष्ट घट प्रत्यक्ष हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वत्र वस्तु मात्र प्रत्यक्ष में जो काल है वह विशेषणतया भासित होता है। तत्काल विशिष्ट गंध, तत्काल विशिष्ट रस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वत्र वस्तु में विशेषणतया क्या प्रविष्ट है? वह काल प्रविष्ट है। तो जब तक विशेषण का प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक तद विशिष्ट वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसलिए हम निरूप काल को भी चक्षुरिंद्रिय वेद्य मानते हैं। इसके लिए ग्रंथकार क्या लिख रहे हैं? निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन।
इंद्रिय मात्र वेद्यत्वम् अस्ति, तर्हि चक्षुरिंद्रिय वेद्यत्वम् अस्ति एव। जब जो इंद्रिय वेद्य काल है वो चक्षुरिंद्रिय वेद्य तो है ही है, इसलिए निरूप काल का भी हम प्रत्यक्ष विशेषण विधेया प्रत्यक्ष मानते हैं, निरूप काल का भी। इससे क्या हुआ, काल भी विशेषणतया प्रत्यक्ष हुआ, क्योंकि विशेषण विशिष्ट वस्तु का प्रत्यक्ष करना है, इसलिए विशेषण विधेया उस काल को हम प्रत्यक्ष मानेंगे। वह काल हमेशा चक्षुरादि इंद्रिय का विषय बनेगा, चक्षुरिंद्रिय का विषय बनते हुए वह काल तद विशिष्ट वस्तु चक्षुरिंद्रिय का विषय बनती है। तो निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन, यह स्वीकार करने पर हुआ क्या, इसका क्या, यह स्वीकार करने से हमारा क्या फायदा हुआ, तो उसके लिए लिख रहे हैं ग्रंथकार, धारावाहिक बुद्धेरपि पूर्व पूर्व ज्ञान अविषय तत्तक्षण विशेष विशेषः तादृश तत्तक्षण विशेष विशिष्ट विषयत्वेन न तत्र अध्याप्तिः। अब देखिए, प्रथम क्षण में घट ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम क्षण विशिष्ट घट का प्रत्यक्ष हुआ, तब घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो वर्तमान काल का ही प्रत्यक्ष होता है, यह चक्षुरिंद्रिय का विषय कौन हुआ, वर्तमान काल। इसका मतलब है प्रथम क्षण चक्षुरिंद्रिय का विषय बना, तो प्रथम क्षण विशिष्ट घट चक्षुरिंद्रिय का विषय बना, अर्थात प्रथम में प्रथम क्षण इंद्रिय का विषय बना, तद विशिष्ट घट इंद्रिय का विषय बना, वह द्वितीय क्षण में रहा, पुनः तद उस क्षण में घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ, वह द्वितीय क्षण में रहा, तृतीय क्षण में नष्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, चतुर्थ क्षण इंद्रिय का विषय नहीं बना। तो चतुर्थ क्षण इंद्रिय का विषय नहीं बना, चतुर्थ क्षण विशिष्ट घट इंद्रिय का विषय नहीं बना, तादृश चतुर्थ क्षण विशिष्ट घट चक्षुरिंद्रिय का विषय नहीं होने पर क्या हुआ, वह चतुर्थ क्षण विशिष्ट घट कैसा है, प्रथम क्षण उत्पन्न ज्ञान का अविषय है। चतुर्थ क्षण में विशिष्ट जो घट है वह घट किस ज्ञान का अविषय है, प्रथम क्षण उत्पन्न घट ज्ञान का अविषय है। इसलिए वह चतुर्थ क्षण विशिष्ट जो घट है वह अनधिगत ही माना जाएगा। पुनः चतुर्थ क्षण उत्पन्न घट अर्थ विषयक ज्ञान भी कैसा हुआ, अनधिगत अबाधितार्थ विषयक ज्ञान हुआ। अतः चतुर्थ क्षण उत्पन्न ज्ञान में, घटादि ज्ञान में अव्याप्ति नहीं है, क्योंकि अनधिगत रूप लक्षण वहां बैठा हुआ है। इसलिए लिख रहे हैं धारावाहिक बुद्धिरपि, धारावाहिक बुद्धि नाम निरंतर उत्पत्स्यमान ज्ञान को, जो प्रथम तृतीय चतुर्थ 10 क्षण उत्पन्न, 10 क्षण पर्यंत घट ज्ञान जो हो रहा है उसको हम क्या कहें, धारावाहिक बुद्धि। उस धारावाहिक बुद्धि में भी पूर्व पूर्व ज्ञान अविषय, पूर्व पूर्व ज्ञान अविषय माने क्या, प्रथम क्षण चतुर्थ क्षण उत्पन्न जो घट ज्ञान का अविषय कौन है, उत्तर उत्तर क्षण विशिष्ट घट, तादृश ज्ञान अविषय तत्क्षण विशेष विशिष्ट घट, तादृश घट विषयत्वेन चतुर्थादि क्षणे, तादृश अर्थात पूर्व पूर्व ज्ञान अविषय तत्क्षण विशेष विशिष्ट किम चतुर्थ क्षण विशिष्ट घट, तादृश क्षण विशिष्ट विषय घट, तद विषयत्वं कुत्र अस्ति, पुनः चतुर्थ क्षण उत्पन्न ज्ञान में है। तो चतुर्थ क्षण ज्ञान का विषय कैसा है, पूर्व पूर्व ज्ञान अविषय तत्क्षण विशेष विशिष्ट विषय है। वह विषयता कैसी है, चतुर्थ क्षण उत्पन्न घट ज्ञानीय विषयता कैसी है, तो पूर्व पूर्व ज्ञान अविषय है और तत्क्षण विशेष विशिष्ट है, वह विषयता घट ज्ञानीय विषयता, तद विषयत्वं पुनः चतुर्थो क्षण उत्पन्न ज्ञान में है।
इसलिए उस जब चतुर्थ क्षण का ज्ञान नहीं है तो तत्क्षण विशिष्ट घट भी अनधिगत ही हुआ। उस चतुर्थ क्षण उत्पन्न ज्ञान में पुनः अनधिगत अबाधित यह लक्षण सुतरां स्पष्टतया समन्वय होता है इस लक्षण का। अतः न तत्र अव्याप्ति, चतुर्थादि क्षणे न अव्याप्ति। ये तो बात हुई परमत रीत्या। परमत रीत्या माने क्या कि नैयायिकों के सिद्धांत का आग्रह करते हुए हमने एक रास्ता दिखलाया कि आपका कार्य कारण भाव वहां तक ठीक है, काल आदि प्रत्यक्ष में नहीं हो पाएगा, इसलिए आप नैयायिकों को भी कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा इदानीं घटः इत्यादि प्रतीति के लिए। वह रास्ता यही है, इसलिए इस रास्ता से हम चलेंगे तो चतुर्थ क्षण उत्पन्न घटादि ज्ञान में अव्याप्ति नहीं है। आगे ग्रंथकार पुनः स्वसिद्धांत रीत्या इस अव्याप्ति का वारण करेंगे।